अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज की सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर है वेनेजुएला में जो ज़लज़ले से हलाकतें हैं उनकी तादाद 590 हो गई है। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। बहुत ही एक अफसोसनाक वहाँ पे वाक़या हुआ है वेनेजुएला के बारे में। अब तो सारे पाकिस्तानियों को पता है, जहाँ पे अमेरिका ने हमला किया था कुछ महीने पहले और वहाँ की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था, हुकूमत बदल दी थी। वहाँ ज़लज़ला आया 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए 24 जून को, और जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई। अगर आपने फुटेजेस देखे हों, अभी भी 30,000 से ज़ायद लोग लापता हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले लोगों को याद आ जाता है हर ज़लज़ले में जो अक्टूबर 2005 में आया था और जिसकी शिद्दत 7.6 थी रेक्टर स्केल पे। अब उस शिद्दत यानी जो इस्लामाबाद और कश्मीर में ज़लज़ला आया था उसकी शिद्दत ज़्यादा थी जो वेनेजुएला में आया है। लेकिन वेनेजुएला में 2 ज़लज़ले आगे पीछे आए हैं और उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स को गिराया है। बहुत ही खौफनाक मनाजर हैं। तो मैं सोच रहा था हमें ये चीज़ फ्लैग करनी चाहिए कि इस्लामाबाद जो एक ज़लज़ला प्रोन जगह है, यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आजकल बन रही हैं। उम्मीद है कि हुकूमत ने जो अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ पे बिल्डिंग लॉज में तब्दीली की थी और कुछ नई शराइत आयद की थी, उन पे अमल दरामद हो रहा है। क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं और उनके मुताबिक CDA में आप कोई भी काम करवाने जाएं तो 10 लाख रुपए से रिश्वत का आगाज़ होता है। तो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स में खुदा न खास्ता किसी ने रिश्वत ली CDA के लोगों ने और अप्रूवल दे दी ऐसे मटेरियल की जो ज़लज़ला प्रूफ नहीं है, तो बहुत सानिया हो सकता है, क्योंकि ज़लज़ला तो कहीं भी आ सकता है। इसलिए हमारे जो बिल्डिंग लॉज हैं, CDA को चाहिए कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं आजकल और मज़ीद ऊंची बिल्डिंग्स के लिए परमिशन भी दी जा रही हैं। तो ये जो लॉज हैं इनका बहुत ख्याल रखा जाए ताकि कोई खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आए तो ऐसा नुकसान ना हो जो वेनेजुएला में हुआ है। हमारा काम है फ्लैग करना, वो हमने कर दिया। बाकी हुकूमत जाने और उसकी गवर्नेंस जाने। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी सियासी कशमकश और गवर्नेंस। हम तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर है, और उनके बाद ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब जो साबिक वज़ीर कश्मीर अमूर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारा आज का हॉट इशू होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के वारिस कौन। आपने देखा होगा एक्स पे एक बहस चल रही है पाकिस्तानियों और इंडियंस के दरमियान इस बात पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हकीकी वारिस कौन हैं, और बीजेपी की जैसे आदत है तारीख को बदलने की, तो वो इस पे भी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस वैली के अमीन और वारिस तो वो हैं। तो इस पे बात करेंगे डॉक्टर कामरान अहमद साहब जो स्कॉलर हैं, राइटर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। उनसे बात करेंगे और ये हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ शुरू करते हैं। हमें तारिक फजल चौधरी साहब ने, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आपने मैं इस पर ज़रा से आपसे व्यू लेना चाहता हूँ क्योंकि आप इस्लामाबाद के सपूत हैं, फर्जंदे इस्लामाबाद कह लेते हैं ज़रा। तो इस्लामाबाद में बड़ी लंबी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, अच्छी बात है, खूबसूरत लग रहा है इस्लामाबाद, और भी दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है ज़लज़ला आया था और उसमें एक मार्गला टावर्स गिर गया था, वहाँ पे भी एक नई इमारत बन रही है और भी बन रही हैं। तो मेरे दिल में, मैं भी यही रहता हूँ, आपका ग्राही हूँ, तो दिल में आता है कि या अल्लाह सब पे रहम फरमाना। तो क्या अल्लाह तो रहम फरमाएगा, हमारा कानून, हमारे इदारे वो अपना काम कर रहे हैं? जी अफसार साहब, सबसे पहले तो वेनेजुएला में जो हलाकतें हुई हैं उस पर दिली अफसोस है और हम उसके बारे में बड़ा कंसर्न है। अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं जल्द उन्हें सेहत अता फ़रमाए। ज़ाहिर है सानिया किसी भी मुल्क में हो कुदरती आफात से तो इंसान जो है उनकी तकलीफ़ पे दूसरा इंसान वो दुखी ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे है। बाकी इस्लामाबाद की जो आपने बात की, देखिए दुनिया भर में ये मनाजिर हम देखते रहते हैं कि कुदरती आफात आती रहती हैं, लेकिन 2005 में जिस ज़लज़ले से पाकिस्तान और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला मुतासर हुए थे और हज़ारों नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1 लाख से ज़ायद जो है वो शहादतें इसमें हुई हैं पूरे मुल्क में। कुछ काउंटेड थी, कुछ अनकाउंटेड थी। आज़ाद कश्मीर में यकीनन आप भी गए, हज़ारा में भी, बालाकोट साइड सारी, तो हम सब गए वहाँ पे। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वहाँ पूरी की पूरी बस्तियाँ मस्मार हो गई, पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो आके दरिया में गिरे। तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि उसके बाद की जितनी भी तामीरात हैं
और अब पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर आप उन तमाम हिफाजती इक़दामात या उन प्रिकॉशंस को आप मतमाय नज़र रखें कि जब भी कोई हाई राइज बिल्डिंग जो बन रही होती है तो आप उस बिल्डिंग को ज़लज़ला प्रूफ बना सकते हैं। ये आज आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर किसी तरह की भी इसमें गफलत होती है या कोई करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल माफ़ी एक जुर्म होगा। इस्लामाबाद में सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना करे कि हो, आपने कहा अगर कोई करेगा तो मैं ये लिंक मैं नहीं आपकी ये आर्गुमेंट बैक करना नहीं, मैं सिर्फ सीडीए की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और दूसरा आपका मतलब मैं आपसे ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर स्टेक किसी का नहीं, मैं इस शहर की खित्ते की बात कर रहा हूँ। तो आपको तो एक कदम आगे जाना चाहिए ये चीज़ इंश्योर करने के लिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कि मेरे शहर में ये जो लॉज हैं इन पे अमल दरामद हो। तो आप जी अफसर साहब, ये जो 2005 का ज़लज़ला था उसके बाद मैं मियां नवाज शरीफ साहब के जब वज़ीर आज़म थे तो मैं ख़ुद कैट का मिनिस्टर था और सीडीए मेरी मिनिस्ट्री का एक इंचार्ज इदारा रहा है। लिहाजा हमने अपनी आप ये कहें कि पूरी कोशिश की है कि जितने भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए सीडीए में, और हम करते हैं। और आज भी सीडीए का इदारा इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है उसमें कि किसी तरह की कोई मटीरियल, किसी तरह की बातें होती हैं, डिज़ाइन में नक्स इसी तरह होता है ना। फिर वो एक ऐसा टावर्स भी जो है उसकी अप्रूवल दी गई, उसमें नकाइश थे ना जो गिरा। देखिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी यकीनन उसमें कोई प्रॉब्लम रही, बाकी बिल्डिंगें साथ खड़ी हैं और वो गिर गई है तो इसमें यकीनन उसमें कोई डिज़ाइन फॉल्ट हो सकता है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया गया था ना, कंप्रोमाइज़। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि उसके बाद बहुत सख्ती के साथ उन सेफ्टी पैरामीटर्स को और उन तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट किया जाता है इस्लामाबाद में। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं आखिरी कि देखें इस्लामाबाद 1960 में बना था और आज 2026 हो गई है। इस्लामाबाद की जो ज़मीन है वो उतनी ही है और जब तक पाकिस्तान रहेगा और ताक़यामत रहेगा वो उतनी ही रहेगी। लिहाजा ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि अब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि अब जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी ग्राउंड पे होने की बजाय वर्टिकल होती है। अब जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं, और इस्लामाबाद जो फ्यूचर है वो भी हाई राइज बिल्डिंग्स बिल्कुल ऐसी है। तो लिहाजा उसमें तमाम सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर जो है वो करना, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की है। अब थोड़ा सा सियासी इश्यूज़ पे बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी आपस में काफ़ी आमने सामने आ चुके हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए, वो अपनी नाकामी नहीं मान रहे, वो सरेंडर कर चुके हैं कश्मीर में। और अभी हमारी कमर ज़मान कारा साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने चाहिए, करने जा रहे हैं आप इलेक्शन मुलतवी। देखिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है और ये बड़ा नाजुक मामला है। इसके ऊपर सियासी बयानबाजी की मैं किसी तौर पे भी उसकी तायद नहीं करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम आज़ाद कश्मीर के इशू के ऊपर बिल्कुल एक है। वहाँ पे गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर हैं और फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी सपोर्ट है वो हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा इस्लामाबाद से पुलिस भेजें, हमने भेज दी। अगर वो एफसी कहेंगे वो भेज दें, वो कुछ भेजी हमने। मज़ीद भी उन्हें हमसे कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो पीपल्स पार्टी की है मुकम्मल सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट से मज़ीद भी देंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल करना ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। और उसके बाद मज़ीद भी वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे AJK की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इनएक्शन होगी और हम उनके साथ होंगे। और इसमें अफसार साहब क्लैरिटी की बात ये भी है कि देखें जो तकाजा किया जा रहा है ना, इससे पहले जब अक्टूबर 2025 में जिस कमेटी ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, हमने 38 निकात मुआहदा किया, मैं उस कमेटी का मेंबर था, वो हम पूरे कर चुके हैं। उस पर वो डिबेट करना चाहता है तो 100 दफ़ा करे। अभी भी 30 जून को जब हम गए थे दोबारा इसी कालादम जो एक्शन कमेटी है इनके कोर मेंबरान के साथ मुलाकात के लिए, तो हमने पहले उन्हें तमाम 38 निकात का मुजफ्फराबाद की मीटिंग में रन डाउन दिया, एक एक नुक्ते के बारे में बताया, एक क्लॉज के बारे में बताया कि ये जो 20-21 हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से पूरी हो चुकी हैं, बाकियों के लिए फ़ंड जारी हो गया है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं और इसमें 2-4 साल जो कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं आपके टनल्स और रोड्स उस पर लगेंगे। उसमें मुतमिन करने के बाद हम ये 12 सीटों पे आए थे और हमने 3-4 उन्हें ऑप्शंस दी थी, ऑल पार्टीज़ करें, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजें, आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली में चले जाएं।
उस पर उन्होंने इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने रास्ता इख्तियार किया तशद्दुद का, वायलेंस का, जो ना पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर सकती है, ना कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे हो बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा उन्हें समझाया गया, कर्टेल किया गया। रावला कोर्ट में वो बैठे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ उन्हें अलाउ नहीं करेंगी कि वहाँ से वो मार्च करें, ना करना चाहिए। वहाँ पे 4 हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों की शहादतें हो चुकी हैं और अब मज़ीद जानी नुकसान का होना किसी सूरत में भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आखिरी बात यह है कि इलेक्शन 27 जुलाई को वहाँ पे होना है, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कर चुका है। इलेक्शन ही इस मसले का वाहिद हल है। पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो, नई गवर्नमेंट आए और उसके बाद वो फैसला करे। हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कतई तौर पे मुलतवी नहीं होंगे। ना आज़ाद कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरम, उसमें कोई गुंजाइश मौजूद है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसमें सिवाय इलेक्शन के कोई तरीक़ाकार है, कतई तौर पे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाए, ना उसकी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर की है उसे सपोर्ट करती है, ना जम्मू और कश्मीर के अवाम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक गैर आइनी इकदाम होगा। अब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। आइनी नहीं है, नहीं यार, आइन की शिक है वहाँ। देखिए, आइन की शिक के बाज़ औक़ात आइन में होते हुए भी वो जो हालात कह सकते हैं ज़रूरत होती है, अच्छा, उससे मुताबिकत नहीं रख रही होती। ठीक, तो ये इमरजेंसी की बात क्यों हुई है? कोई ऐसा है समथिंग ऑन द कार्ड्स? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप असेंबली को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस प्राइम मिनिस्टर को मजीद आप कंटिन्यू नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में। असेंबली डिसॉल्व हो जाए, प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो ये एक ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप ये कहें कि वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, नई असेंबली बने और नई असेंबली जो मर्जी फैसला करे। अगर पीपल्स पार्टी ने आपको बाकायदा तौर पर ये कहा, आपकी इत्तेहादी है ना, कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो फिर आप क्या करेंगे? बात मान लेंगे? देखिए, परसों अभी जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात की है कि हम आज़ाद कश्मीर में बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं, हम वहाँ पे इलेक्शन डिले नहीं करवाना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर जाहिर है, आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी के तो सुप्रीम लीडर हैं, अगर वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और क्लियर है। सुप्रीम लीडर नहीं, चेयरमैन है सर। मतलब तो एक ही हुआ ना, आजकल लफ्ज़ सुप्रीम लीडर ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने, चूंकि मेरे भाई कमर कायरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, आपने जिक्र किया तो मैं उनकी मुनासबत से कह रहा था कि सुप्रीम लीडर तो बिलावल साहब है ना। अगर उन्होंने कह दिया कि टाइम पे इलेक्शन हो, तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। तो अच्छा, एक प्रैक्टिकल उसमें हिंड्रेंस है, वो ये है कि रावला कोर्ट का आपने जिक्र किया, वहाँ पे आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में इलेक्शंस हो सकेंगे? इसके अलावा कुछ और इलाके भी होंगे जहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, तो आप वहाँ पे इंतखाबात मुलतवी करेंगे और बाकी सब जगहों पे करवाएंगे? देखिए, ऐसा अफसार साहब होता रहा है, आप तारीख को मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं कि अगर मुल्क के किसी एक तहसील ज़िले में कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो 1-2 जो हल्के हैं उनके इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, देखिए, ये पॉसिबिलिटी है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ भी हों? बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। रावला कोर्ट में भी हो जाए। बात यह है कि 3 डिवीजन है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ठीक है, ये मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर। ठीक, पूंछ का जो हेडक्वार्टर है वो रावला कोट सिटी है, और प्रॉब्लम इस वक्त सिर्फ रावला कोट सिटी में है। लोग का कभी 2000 होता है, कभी मैं नंबर पे जाता ही नहीं हूँ, 3000 है, 4000 है, छोड़ें, शाम को 1000 से भी कम होता है। उनके ऊपर ना कोई एक्शन हुआ है, ना उनके ऊपर जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने कोई कार्रवाई की है, ना हम करना चाहते हैं। असल बात यह है कि उन्होंने अभी मौलाना फजल रहमान साहब से बात की, पैगाम भेजा जी कि आप कोई रास्ता निकालें। मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की, तो हमने उन्हें बताया कि हम कभी भी वायलेंस हम नहीं चाहते, ये रास्ता उधर से शुरू हुआ है, मुज़ाकरात हमने बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए। अब उन्हें अकल और फहम की ज़रूरत है, वो इस धरने को ख़त्म करें, वो जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का, इसका हिस्सा बने, और उसके बाद जहाँ मर्जी डिबेट कर ले। हमें इसमें क्या एतराज़ है? पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, ये आपने जो, ये बड़ी लॉजिकल बात है, बल्कि जब भी एहतजाज हुए, धरने हुए, उसका मकसद यही होता था कि इलेक्शंस करवाएं, दोबारा करवाएं, नए करवाएं। तो वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे? क्या उसकी वजह वो हल्फनामे की अबारत है जिसमें पाकिस्तान के साथ एलिजेंस का ओथ लेना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हुए? देखिए, अगर ये बात है कि उस इबारत में जिसमें पाकिस्तान के साथ एक यकजहती, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हलफ उठाना पड़ता है, और अगर वो
उठाने से वो कतरा रहे हैं। मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, हालांकि ये एक कोने से बात चली थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहा है राणा सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पे कई दफा मैं यही कह रहा हूँ कि उनके एक सेगमेंट ने, सब ने नहीं, एक सेगमेंट ने ये बात की थी, लेकिन ज़्यादा उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया, जोर नहीं दिया। लेकिन अगर उनकी सोच ये है तो क्या ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हक़ में ये सोच है? फिर उनके दिमाग में ये सोच डाली किसने? फिर जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि इसके पीछे एक बैरूनी हाथ है, बैरूनी एजेंडा है, तो क्या फिर हम गलत कहते हैं? किसने डाली सोच है उनके दिनों में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैं इनडायरेक्ट आपको जवाब दे रहा हूँ, अफरा तफरी फैलाना, सड़कों के ऊपर ऐसे सीन क्रिएट करवाना, वहाँ पे अवाम में और गवर्नमेंट के अंदर या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में चमकलिश, ये इंडिया का एजेंडा है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं कि वो जो एक्शन कमेटी के लोग भी हैं, इंतखाबात में हिस्सा उनको भी लेना चाहिए। हमने और आपके ख्याल में उनमें से बहुत सारे लोग तैयार होंगे इंतखाबात में हिस्सा लेने से? साहब, जब हमने उनसे मुआहदा किया था 3 अक्टूबर 2025 को, तो यकीन जाने कि हमने उन्हें इसरार से ये बात की थी कि आप इलेक्शन लड़ें, जो हर साल ये तो 2024 में, अभी आप उन्हें कहेंगे इलेक्शन 2024 में उन्होंने लॉन्ग मार्च की, लोगों की जानें गई, 25 में लॉन्ग मार्च की, लोगों की जानें गई, तो हमने उनसे 25 में कहा भाई ये लॉन्ग मार्च और ये वायलेंस और तशद्दुद ये मत करें। ठीक है। आप अगर अपने आप को समझते हैं कि अवाम में आप मकबूल हैं तो फिर आप इलेक्शन लड़ें। ठीक, यही सारी बातें आगे असेंबली में करें। तो अभी भी आप उन्हें कहेंगे इलेक्शन लड़ने का? सर, अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब वो नहीं, वो वैसे किसी को सपोर्ट तो कर सकते हैं, कालादम है, वो किसी की सपोर्ट करें, वो उनकी मर्जी है। वो 4 लीडर नहीं लड़ सकते। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जिनका नाम मुझे अब इसकी तफसील का इल्म नहीं है कि जो अभी मौजूदा एहतजाज हुए हैं और पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी FIRs में किस किस का नाम है, तो लेकिन आप लोग जो उनके साथ उनको ये कहेंगे कि वो इंतखाबात में जाएं, वोट डालें? बिल्कुल कहेंगे। मैं उन्हें कहूँगा कि जो लोग उनमें जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, केसेस नहीं है, जमानतें करा के भी आप बेशक इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन उस सियासी अमल का हिस्सा बने। ठीक है। और जो आप समझते हैं कि आपके नजरियात के खिलाफ किसी की सोच है, तो उसे जमहूरी तरीके से वोट आउट करें। ठीक, उसे बंदूक और डंडे के जोर पे आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, अच्छी बात की आपने। लेकिन ये बताएं कि जो अब इंतखाबात की बात हो रही है, बल्दियाती इंतखाबात पे आपकी हुकूमत बिल्कुल नहीं बात कर रही, ना पंजाब में कोई हो रही है। इस्लामाबाद का पहले हमने बड़ा सुना खबरें आई, ये यहाँ पे जी नया सूबा बन रहा है, और नया तो आप मेयर का इंतखाब भी नहीं करवा रहे, तो कर क्या रहे हैं आप? अफसार साहब, इस्लामाबाद के बारे में इलेक्शन अल्तवा का शिकार इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी हुई है हसन इकबाल साहब की सरबराही में, और उसका जो मकसद है वो है टू इम्प्रूव द गवर्नेंस मॉडल ऑफ इस्लामाबाद। और उसके लिए उसकी मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं उसका मेंबर हूँ। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दुनिया के पेशतर दारुल हुकूमत कैपिटल्स होते हैं, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट असेंबली का एक मॉडल मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद की अपनी लेजिस्लेशन हो, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन सारी हमारी अपनी हो। अब हमारी एक एक डिपार्टमेंट अरबों रुपया टैक्स इकट्ठा करता है, सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट की किटी में जाता है, इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में नहीं लगता। जब आपकी अपनी असेंबली होगी, आपके अपने नुमाइंदे होंगे, आपका अपना मेयर होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उस असेंबली का, तो ये सारी टैक्स कलेक्शन आपके इस्लामाबाद की किटी में आएगी, इस अकाउंट में आएगी, यहाँ से इस्लामाबाद की डेवलपमेंट होगी, इस्लामाबाद का रूरल एरिया की महरूमियत आप बड़े अच्छे दिखा रहे हैं, पता नहीं अमल कब होगा। आखिर में एक खबर तो दे दें, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं आज? इंशाल्लाह होंगी। कितनी? मैं पेट्रोल की कीमतों की कमेटी में नहीं हूँ, थोड़ा सा बता, लेकिन आपको खबर तो होती है आपके पास। आपकी तरह मेरी ख्वाहिश भी है और खबर भी ये है कि इंशाल्लाह कम होंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कम होंगी या ज़्यादा कम होंगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की शदीद इसके अंदर जो है ख्वाहिश भी है और हिदायत है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि मैक्सिमम रिलीफ जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे आवाम को। और वो हमारी जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, यकीन करें अफसार साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1 रुपया भी गवर्नमेंट मुस्तफ़ीद नहीं होगी, जितनी कमी होगी इंटरनेशनल मार्केट में आवाम को जाएगी। थोड़ा सा अंदाज़ा कम अज़ कम अंदाज़ा मैं अंदाजे की बुनियाद पर सियासत करता हूँ ना बयान देता हूँ। तो और इसके बाद गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, वो खैर बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बराह रास्त जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो यकीनन इसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग बिजली की कीमतें भी इंशाल्लाह। कब तक? पहले तो ये पेट्रोल की कीमतें कम होने दें, और दुआ करें बिजली के बिल दे दें कि ये जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के साथ
सालसी की कोशिशें, बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के नतीजे में जो ईरान अमेरिका जंग बंद हुई है, ठीक है, ये अमन कायम रहे। इसका फायदा और दुनिया लोगों जो को है भी होगा जब बिजली भी कम होगी साथ। मैं कहता हूं जी कि इसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज्यादा होगा। ईरान में अमन होगा तो वो एवेन्यूज खुलेंगे जो अभी लोगों ने सोचे भी नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टॉप स्टोरी पार्ट 2। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। हमारी आज की टॉप स्टोरी पार्ट 2 और हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कारा साहब ने। साबिक वज़ीर कश्मीर अमूर हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आपसे बात करेंगे कारा साहब कि जो कुछ अभी सियासत में हो रहा है, हमने देखा कुछ गर्मा गर्मी आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ख़ास तौर पर पार्लियामेंट का सेशन जो 2 दिन पहले हुआ है, वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जवाब जो किया है, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक उसमें बात ये भी है कि ये सब ऐसे ही है, इलेक्शन आ रहे हैं कश्मीर के, उसमें दोनों सियासी जमातें अपने आप को पोजीशन कर रही हैं, ऐसे ही है। सर साहब, एक तो ये है कि जो इत्तेहाद होते हैं ना, ये कोई चॉइस नहीं होते, कोई आला मिसाली काम नहीं होता, ये मजबूरियां होते हैं। ठीक है, वरना मिसाल यही होती है, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उनको इतने वोट मिले, उनकी इतनी सीटें आए कि वो अपनी हुकूमत बनाए, 2/3 मिले तो और बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप निज़ाम को चलाने के लिए अलग अलग ख्यालात के हामिल लोग, अलग अलग नजरियात के हामिल लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने जो मैनिफेस्टोज होते हैं उस पर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं और कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर फ्लेक्सिबल होके कॉमन ग्राउंड तलाश करके उस पर आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई मौका आएगा, खा उसमें इलेक्शन आ जाए, खा किसी सूबे में आ जाए, किसी सीट पे आ जाए, या बजट का मौका आ जाए, या इस तरह की लेजिस्लेशन कोई आ जाए, तो उस पे हर जमात का जो अपना नुक्ता नजर है, उस पे हर जमात की ये कोशिश होगी कि मेरा नुक्ता नजर प्रिवेल करे। अब उसके ऊपर आप बैठ के बातें करते हैं। कभी कभी किसी एक जमात का कोई एक फर्द मेरे जैसा उनको तल्ख बात कर देता है, उसके जवाब में उधर से भी तल्ख बातें आ जाती हैं, फिर यहाँ से भी तल्ख बातें आ जाती हैं। फिर जब लीडरशिप के लेवल पे ये बात जाती है तो इसकी बुनियाद पे तनाजा तो नहीं खड़ा करना ना। हाँ, तल्ख बातें हुई, आए बैठ के मामला करें या छोड़ो इस बात को, तो ये मामला तो रूटीन में उठता रहता है। पहले भी लेजिस्लेशन के मौके पे भी बहुत दफा हुआ, ये पहली दफा नहीं है कि जिसको गर्मा गर्मी कहा जा रहा है ऐसे है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया, इस मुल्क के सियासी पंडितों ने, कि जनाब ये 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी अड़ गई है, लिहाजा अब तो ये मामला टूट जाएगा। किसी ने कहा ये हुकूमत जाने वाली है जी, 2.5 साल का टाइम हुआ था, ये हुकूमत जाने वाली है जी। अलग अलग दास्तानें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बजट के अंदर कुछ टैक्सेस के ऊपर, कुछ प्रायोरिटीज के ऊपर हमारा ख्याल मुख्तलिफ था तो हमने गवर्नमेंट को वोट भी दिया है, ये जानते हुए कि इन हालात में हमारा आइडिया अपनी जगह, लेकिन इन हालात में मुस्लिम लीग जिन हालात का शिकार है या उनका जो नजरिया है उसके अंदर रहते हुए इतनी ही फ्लेक्सिबल हो सकती है, इतना ही बजट बन सकता है, तो इसीलिए उनको वोट किया है। आपने वोट किया उनको बजट में। ये बताइएगा कि जो महंगाई है, तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई, तेल की कीमतें कम हुई हैं, महंगाई कम नहीं हुई। इसमें ज़ाहिर सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। तो जब आपने ये सारा बजट भी पास करवाया तो जिम्मेदारी तो फिर आप पे भी है ना, कि आपने आम आवाम के लिए क्या किया है, जब आप जिसके साथ आप आज़ाद कश्मीर में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। सर साहब, पहली गुजारिश है कि तेल सिर्फ उमरा के लिए महंगा सस्ता तो नहीं हुआ, तेल तो आम आदमी के लिए भी सस्ता हुआ है, जो मोटरसाइकिल में तेल डलवाता है उसके लिए भी सस्ता हुआ है। और अगर तेल की कीमत में लीटर में 100 रुपए का फर्क आया है तो जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए महंगा भी हो तो क्या फर्क है। आम आदमी जो 1 लीटर तेल डलवाता है उसको तो बहुत फर्क आया है। लिहाजा ये कहना कि जी सिर्फ तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ये मुनासिब नहीं है। और आज शायद तेल की कीमतें और कम होंगी, तो सुन रहा हूँ, और उसका असरात जो है। ये सवाल नहीं है सर, मैं करने लगा हूँ आपका सवाल नहीं है, मैं उसी पे आने लगा हूँ कि फर्ज करें आम आदमी का मसला है कि जो किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो कम होने चाहिए, तो वो कम हुए हैं,
अब मजीद goods कम के होने भी। चाहिए, यस। Goods transport अब के गवर्नमेंट भी। उसको देखेगी ना कि पेट्रोल की वजह से या डीजल की वजह से कितना किराया बढ़ा था, कितना कम हो सकता है। फिर उसके साथ अलाइड चीजें भी होती हैं। हाँ, ये भी एक अजाब है। हमारे मुल्क के अंदर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या मैनेजमेंट का निजाम है, अब सार साहब आप जानते हैं ना, हमारे ही भाई बंदे हैं ना, हमारे जैसे हैं, वो भी पूरी तरह चीजों जी। को, और कारोबारी तबका भी है, वो भी बहुत लालच की अखीर पर कबाल चला जाता है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपटीशन में। सो कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, कम होते होते इसका इफेक्ट आस्ता आस्ता आता है, वॉलंटरीली नहीं होता। और हुकूमतें इस पे कम करेंगी, कराएंगी और भी कम कराएंगी। अभी तो पेट्रोल की कीमतें और भी कम होंगी। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से बिजली की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि बिजली की जो पैदावार है वो भी पैदावारी लागत कम हो गई, उसकी भी कमी आनी चाहिए, आएगी। लेकिन अब जो फ्यूल उनकी पाइपलाइन में है उसको तो बर्न करने के बाद ही वो कीमतें एडजस्ट करेंगे ना। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। लेकिन जब जो कीमतें जी बढ़ाई जाती हैं उससे तो पाइपलाइन में जो पेट्रोल है उसका ख्याल नहीं किया जाता, वो तो फौरी तौर नहीं, पर जो बढ़ा दी जो जाती है। बिजली की कीमतें हैं वो फौरी तौर पे नहीं बढ़ाई जाती, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये बात चले दुरुस्त है देखते हैं, आपने अच्छी कि खबर बताई है कि बिजली की कीमतें जो भी कम किराए होने जा हैं। रही हैं और आज पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, आप ये भी कह रहे हैं ना? सर मैंने सुना है, मुझे नहीं पता हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन गुजारिश ये है ठीक। कि किराए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो कम हुए और होने चाहिए। उस पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनको कंट्रोल करना चाहिए, सूबों को। इसी तरह मार्केट के अंदर जो अशिया के अंदर महंगाई आई है वो ग्रेजुअली उसको रेजिस्टेंस होगी, इसलिए कि लोग लालच में नफे तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब उसे कम करना पड़ता है तो फिर वो अपनी जेबों पे एक तरह का वो डाका समझते हैं कि जी हम तो अपनी जेब से देने लगे हैं। जिस तरह पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ठीक। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो जरा एकदम जंप लगा के नहीं बढ़ती, इसलिए वो उसकी एडजस्टमेंट होती रहती है, कभी गेन कभी लॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ है ठीक। कि एक दफा आपने 50 रुपए कीमत कम कर दी। अब जो करोड़ अरबों लीटर उनके टैंकों में तेल पड़ा हुआ है या उन्होंने खरीदारी की हुई है, उसके तो सैकड़ों अरब के नुकसान हो गए। इसी तरह गेन होते हैं। सो ये ग्रेजुअली जब कमी होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर हुकूमतों को थोड़ा सा हाथ सख्त भी करना पड़ेगा। डाउनवर्ड रिवीजन जरा स्लो होती है। ठीक है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए ना। आम आदमी के साथ तो बेइंसाफी है कि जब प्रॉफिट होता है और उन्हें एकदम मैकेनिज्म कीमत है बढ़ने कोई से, नहीं। तो नुकसान भी होता है। ये ये पार्ट है साहब, बिजनेस और का। मैकेनिज्म क्या होगा और क्या मैकेनिज्म है, कैसे फौरन कम हो जाएगी? फौरी मतलब मैं जितना कम, मैं बिजली की कीमतों की बात नहीं कर रहा, मैं पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो 100 रुपये कम हुई है और उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्होंने पहले पेट्रोल खरीदा था तो फायदा भी तो पहले उन्होंने उठाया ना। कारोबार में नफा नुकसान तो होता है, ये तो नहीं है कि देखिए, सब नफा ही गुजारिश होता ये है, है, नुकसान ना हो। मैं उस पर अर्ज करता हूँ। जब गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई तो जो पेट्रोलियम कंपनीज के पास तेल पड़ा हुआ था सबके बढ़ गई, तो वो रेगुलेटरी ड्यूटी तो गवर्नमेंट ले गई ना, वो मुनाफा कंपनियों को तो नहीं गया। आज जो कम हुआ है वो रेगुलेटरी ड्यूटी कम नहीं की गवर्नमेंट ने, उन्होंने परचेज प्राइस कम कर दी। उसका कुछ इम्पैक्ट तो जाएगा, कुछ उधर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में या ड्यूटी में आके एडजस्ट होगा और कुछ उनके जो है पड़ा हुआ फ्यूल उसको कोई एडजस्टमेंट तो नहीं देगा ना। ठीक है। ये तो नहीं होगा कि आपने ये परचेज ठीक किया है। था, ये महंगा खरीदा था, इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी पड़ी हुई है, लिहाजा हम आपको वापस करते हैं, ये तो नहीं होगा। कारी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बात कर रहे थे हम कमर ज़मान कारा साहब से। कारा साहब ये बताइएगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आज़ाद कश्मीर में सरेंडर कर चुकी है, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं कि वो जाके वहाँ पे बातचीत करवाएं, उनको रेस्क्यू करवाएं ताकि 6 महीने तक वो इक़्तिदार का मज़ीद मज़ा ले सकें। ऐसा ही है? देखिए, गुजारिश ये है कि ख्वाजा साहब ने पहले ही बड़े मुतराज़ा से स्टेटमेंट दे दी। भाई हैं हमारे, बड़े सीजनड आदमी, अपनी जमात के सीनियर साथी हैं, लेकिन वो फ्री स्टाइल खेलते हैं और बाज़ वक़्त फ्री स्टाइल में खेलते खेलते ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। ये एहसास उनको भी होता है, बाद में उनकी जमात को भी। मसलन ये बातें जो भी उन्होंने की हैं कि मैं रावला कोट या पूंछ के जो कश्मीरी हैं, मैं तुमको पूरा कश्मीरी नहीं समझता, मीरपुर वालों को पूरा कश्मीरी नहीं समझता, ये बात मतलब उनका अपना ख्याल जो मर्जी हो, इसको कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए। ये तो उनके ख्याल, उनके जज्बात से खेलने वाली बात है ना।
और इन दिनों में जबकि पुंछ के अंदर एक तहरीक शुरू है, और जो तहरीक है उसके जो अगर थोड़े बहुत कोई डंडे हैं तो वही हैं, उनको अगर आप इन अल्फाज में याद करेंगे तो हुकूमत की कोशिश है कि चीजों पे पानी पड़े, आप उस पे अगर फ्यूल डालेंगे तो नुकसान होगा। इसके ऊपर हमने भी बात की है। रही बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने तो चंद महीने हुए, और उन चंद महीनों में भी मुस्लिम लीग की मर्जी और इमा से ये हुकूमत बनी है, इसलिए कि मुस्लिम लीग हुकूमत लेने को तैयार नहीं थी, इनका नंबर भी बहुत थोड़ा है, वो इस काम के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी, हमने एक आर्जी माहौल में, एक ऐसे माहौल में जब पूरा रियासत का निजाम एक कमेटी के कहने पे जैम हुआ पड़ा था, सियासी जमातें बिल्कुल साइडलाइन हुई पड़ी थी, पीपल्स पार्टी ने आके लोगों के पास जाके, हमारे वजीर आजम ने और वज़रा ने पूरी वैली के अंदर, पूरी आजाद कश्मीर के अंदर एक एक करिए में जाके उन्होंने तहरीक चलाई है, और लोगों के पास गए हैं, जलसे किए हैं, मीटिंग्स की हैं, लोगों की खिदमत की है, और सियासी जमातों को वापस आने का मौका दिया है। मगर बाकी जमातों का मैं देखूं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब को पहले अपनी जमात की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि इस 4/6 महीने में उनकी जमात ने कितना पब्लिक को अप्रोच किया है, सिवाय गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के। और ये जो मसला था, ये मसला पिछली हुकूमत ने, जब ये हुकूमत नहीं आई थी, पिछली हुकूमत ने, जब हम और ख्वाजा साहब सारे अपोजिशन में थे या सारे हुकूमत में थे, ये उस हुकूमत का कारनामा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी उसको लीड नहीं कर रही थी, तो ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और आज जो कुछ फैसले हुए हैं उस पे ऊपर मेरी जमात का मौकफ पहले दिन से वाजे है। चेयरमैन साहब ने मौकफ दिया, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने मौकफ दिया, वो वाजे है। हम नहीं चाहते कि उसको ज्यादा हैमर करें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहां पे उठने वाले उस अवामी उभार को, जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ गई थी और सियासी जमातें साइडलाइन हो गई थी, उनको रेलेवेंट किया है, लोगों को वापस लेके आए हैं। तो इसीलिए आज अगर तहरीक किसी जगह है तो वो सिर्फ एक आध शहर के अंदर रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक, तो इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए, हमारा ये पार्टी का मुतालबा है कि इंतखाबात की डेट थोड़ी सी एडजस्ट करनी चाहिए, इसलिए कि अभी वहां माहौल था नहीं, लोगों ने अभी एडजस्ट से मुराद थोड़ा सा लेट जमा कराने का भी टाइम थोड़ा था, सब थोड़ा लेट। तो ये तो नहीं है हम कह रहे कि 6 महीने या साल लेट करें, हम ये कह रहे हैं थोड़ा सा लेट करते तो ज्यादा बेहतर, हम मुशावरत से करते। देखिए, एक कहा जाता है कि आईनी मजबूरी है, वो भाई आईनी मजबूरी, तो ये बड़ी सुनने वाली बात है। आईनी मजबूरी है तो आजाद कश्मीर के साबिक सदर जो थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ 4-5 महीने हो गए, 6। उसके बाद आइन में लिखा है कि सदर का ओहदा खाली होते ही आप नए सदर का चुनाव करेंगे। असेंबली मौजूद थी, असेंबली मौजूद है, आज भी है, लेकिन सदर का चुनाव नहीं हुआ। उस वक्त आइन याद नहीं आता। और आज एक और काम हो गया कि कल चौधरी लतीफ अकबर साहब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली स्पीकर हैं, और सदर का जो काम होता है दफ्तर खाली होने की सूरत में, जिस तरह बैरिस्टर साहब फौत हुए, तो वो कायम मकाम के तौर पे केयर टेकिंग करते हैं। उनको वहां के एक जज साहब ने बड़ा कमाल का फैसला दिया है, रिटर्निंग अफसर ने, उन्हें कहा है कि जी आप तो सदर हैं, लड़ सकते, आपके कागज मुस्तरद करता हूँ। यानी बजाय इसके कि ये देखा जाए और ऐसी आला किस्म की जुडिशरी को सलामी करने को, और वो भी खास तरह का सलाम होना चाहिए कि जो कायम मकाम सदर को या केयर टेकिंग एक पोजीशन है, उसको ये कह के कि आप तो सदर हैं लिहाजा हम आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, उन्होंने कागज मुस्तरद कर दिए। तो वहां क्यों याद नहीं आ रहा आइन? अगर आइनी तकाजा है तो आज अभी असेंबली मौजूद है ना, अभी इलेक्शन करा दे। तो इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात थोड़ा मुलतवी हो सकते हैं अगर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं तो। देखिए, हालात के मुताबिक यकीनी आइनी तकाजे अपनी जगह, डेट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है, हमारा मुतालबा है कि इसको देखा जाए। अगर हम कोई मुतालबा नाजायज तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल को देख के फैसले करें, हमसे मुशावरत करके करें। ठीक, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब जाएंगे आशूरा के बाद आज़ाद कश्मीर, ये सालसी के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनका साथ देगी? मुझे तो नहीं पता जी अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन एक बात, जहां इस वक्त मामला अड़ गया आके,
जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी अक्सरियत भी पाकिस्तान के साथ वफादार है, अपनी रियासत के साथ वफादार है, हालात खराब करने वाली नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ अनासर ऐसे आ गए जो इंतहा पसंदी की तरफ या किसी और के एजेंडे पे ऊपर खेलना शुरू हो गए। अब उसी को सामने रखते हुए हम सबको कंडेम कर दें, तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये मुनासिब नहीं है। अब हमारी वहां पे पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, मुस्लिम लीग फेडरल गवर्नमेंट में है, हमसे वो नाराज हैं। तो यहाँ पे एक अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं, मुल्क के एक जय्यद लीडर हैं। अगर वो जाके बात करते हैं और वहां कोई मामला फहमी हो जाती है और वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं या वो अपनी तहरीक को कॉल ऑफ कर देते हैं, तो ये मामला कौन चाहेगा कैसे ना हो। लिहाजा अब देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया कमरजमान कारा साहब। हम सबसे एक ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और हॉट इशू आजकल जो एक्स पे है, जिसका नाम पहले ट्विटर था, वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वारिस कौन है, भारत या पाकिस्तान। एक मुसलसल बहस चल रही है और उसकी वजूहत ये हैं कि इंडिया की जो बीजेपी है वो हर चीज़ पे वो तारीख बदल रही है, और वो तारीख इतनी ज़्यादा बदल रही है कि हक़ाइक़ को मसख़ कर रही है, और हर चीज़ को वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद दुनिया का आगाज़ भी हिंदुज़म और हिंदू तहज़ीब से ही हुआ है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान का विरसा है और जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, जिस पे बहुत तहकीकात हो चुकी हैं, उसको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना बना लिया जाए, अपना कह दिया जाए। और ये आपने भी देखी होगी, इसलिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर कामरान अहमद साहब को, हमें ज्वाइन करेंगे और इस बात पे बात करेंगे कि एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के वारिस हैं कौन। और डॉक्टर कामरान साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो PhD हैं साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और कोई ऐसे ही ट्विटर पे बहस करने वाले नहीं हैं। एक PhD स्कॉलर हैं जिनका इस इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बहुत काम है, और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है गॉडेस ऑफ द इंडस, जो इस वक्त उन्होंने कुछ ही दिन पहले लॉन्च भी की है। इसमें उन्होंने बताया है तारीख़ी हवालों से कि स्पिरिचुअलिटी का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या ताल्लुक है और इसकी तारीख क्या है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो एक बड़ा ही अजीब व गरीब सा माहौल है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हर चीज़ में ज़ाहिर कंपटीशन होता है। अब वारिस कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस पे बहस चल रही है, और आपने अपनी किताब में लिखा है कि 3200 साल 3200 जो कहानी है ये 3200 साल पुरानी है। जो नॉवल है ना, तो अनफोल्ड होता है, ठीक है नॉवल फिक्शन है लेकिन हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। ठीक, जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से इंडस वैली वाज मच अर्लियर। वो 4500 साल पहले हम बात कर रहे हैं। 3200 साल से भी पुरानी है कि 4500 साल पुरानी। बिल्कुल। अच्छा, और उसके ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद आर्यंस आने शुरू हुए। मैं एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, इंडस वैली जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या ये हिंदू है? हिंदू जिसको अब हम हिंदू कहते हैं ना, उसका ताल्लुक है वैदिक ट्रेडिशन से। ठीक है, वैदिक ट्रेडिशन, जो वेदास आए, 4 वेदास जो संस्कृत में लिखे गए, जिसको ब्राह्मण्स ने लिखा शायद इसी इलाके में आने के बाद। वो कब की बात लेकिन वो कम से कम 500-600 साल, शायद 1000 साल बाद की बात है, जब इंडस वैली खत्म हो चुकी थी। तो हिंदुइज्म कहना इज अ सिली थिंग, क्योंकि जो क्लासिकल हिंदुइज्म है, जो संस्कृत वाला हिंदुइज्म है, जो टेक्सचुअल है, ब्राह्मण्स वाला, आर्यंस वाला, खत्रियों के बाद ब्राह्मण आए थे, वो सारा का सारा तो शुरू ही उस वक्त होता है जब काफी देर पहले उससे इंडस वैली खत्म हो चुकी। खत्म यानी है कि जो सिटीज हैं वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद आर्यंस का आना शुरू होता है, पहले खत्री आते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर वो यहाँ आके वेदास लिखते हैं। तो दैट केम मच लेट, और वेदास अर्लिएस्ट थे, फिर ब्राह्मणास हैं, पुराण हैं, फिर उपनिषद हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सारा ये बाद में आया, ये सारा कुछ बाद। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका नाम इंडस वैली क्यों है, सिंध की तहजीब, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC भी कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत फैली हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा इंडिया में है। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, एक तो जी पहली बात ये कि जैसे यूनेस्को का भी एक ट्रेडिशन है कि बहुत सी चीज़ें इनमें से
इंसानियत की एक विरसा जो है ना, कॉमन विरसा, वो बन जाता है। इट्स ह्यूमन हेरिटेज। तो साइट्स ऑफ हेरिटेज, ह्यूमन हेरिटेज कहते हैं, जो कि ये लड़ाई करना कि पाकिस्तान या इंडिया, ये सब बात की बातें हैं। ये तो बहुत पहले की बात है। वो लोग भी ना रहे, वो ट्रेडिशंस अभी बाकी हैं इस इलाके में, हमारी जड़ें हैं। लेकिन या तो ह्यूमन हेरिटेज का है, अगर आपने उस ज़माने के हिसाब से देखना है। वरना मैं आपको एक मिसाल दूं, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सारी दुनिया मानती है ना एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। जब वो सिविलाइजेशन थी उस वक़्त ना इजिप्ट का नाम था, ना मिस्र का नाम था। लेकिन क्योंकि एक नेशन स्टेट पॉलिटिकल एंटिटी होती है, अगर वो इजिप्ट की बाउंड्रीज के अंदर आती है, पिरामिड्स, तो आज उसको एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये नहीं कहते कि 300 साल पहले इसका क्या नाम था, 800 साल पहले क्या था, या वो उस वक्त थी जब सिविलाइजेशन थी। आजकल अगर उसको रेफर करना हो तो एंशिएंट इजिप्शियन, तो ये जो है ये एंशिएंट पाकिस्तानी सिविलाइजेशन बनती है उस हवाले से ना। नेशन स्टेट इस वक्त पाकिस्तान है, पॉलिटिकल एंटिटी वो है, अदरवाइज ये ह्यूमन हेरिटेज है। अच्छा, इसमें जो मसला शुरू हुआ है वो है इंडस वाटर ट्रीटी से, जो हुई थी और फिर इंडिया ने पिछले साल उसको ख़त्म कर दिया, वन साइडेड जो जंग हुई है इंडिया के साथ। और उसके बाद से ये बहस शुरू हुई है कि इंडस जो दरिया है, दरिया के नाम पे तहजीब पूरी हुई है। हाँ। तो दरिया की जो दरिया आता है वो तो तिब्बत से शुरू होता है, चीन से, और फिर इंडिया के कश्मीर में से गुजरता हुआ यहाँ पाकिस्तान में उसका 2700-2800 किलोमीटर तो पाकिस्तान में है, 3500 में से। तो इसलिए अब ये बहस है। ये मुझे बताएं कि ये दरिया का इस तहजीब के साथ क्या ताल्लुक, और आपने अपनी किताब में जो स्पिरिचुअलिटी की बात की है और इसका ज़रा ताल्लुक समझाएंगे। किताब में जो स्पिरिचुअलिटी की बात है ना, वो है इस बड़े सगीर, इस खित्ते की रूहानियत। बड़े सगीर से पहले, आप बड़े सगीर जब आप कहते हैं तो पहले आप ये इंडस वाला हिंद मिला हुआ है, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत मिली जुली थी। क्या ये नहीं था कि पहले आबादी यहाँ पे थी, फिर यहाँ से बाद में उस तरफ से? पहले सबसे जो पहले पुरानी है वो मेहरगढ़ वाली है। मेहरगढ़ वाली, ठीक है ना, मेहरगढ़ वहाँ पे वो तकरीबन जो फ्रेंच की रिसर्च है वो 9000 इंसान वहाँ से नहीं, पहला जो शहर था वो 9000 साल पहले मेहरगढ़, इस इलाके में जो शहरी जो जिसको आप उस तरह से सिविलाइजेशन कहेंगे, सिटीज जो थी, वो मेहरगढ़ पुराना था, सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं वो बलोचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे, एक्चुअली बलोचिस्तान से अंदर उसमें। ठीक। तो उसके बाद आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और इसके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत फैली हुई थी। सो वो सिर्फ सिंध के इर्द गिर्द नहीं थी, वो इट इज स्प्रेड, और उसके बहुत से सेंटर्स बहुत और भी थे, और उसके बहुत से सेंटर्स इंडिया में भी हैं। लेकिन अगर आप इंडस सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पा से साउथ आते जाएं, या कुछ उससे नॉर्थ में भी हैं उसकी सिटीज, लेकिन वो प्राइमरीली इस वक्त पाकिस्तान में है। ठीक है। तो अगर आपने उस हवाले से देखना है कि कौन सी, जैसे अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन करते हैं तो फिर एंशिएंट पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, उसमें अब ये कहना कि वो इंडियन है कि नहीं, वो कहते हैं कि जी पहले तो सारा इंडिया ही था, दैट इज़ नॉट ट्रू। इंडिया नेशन स्टेट जो है वो कब बनी, आप या तो उस सिविलाइजेशन के वक्त में देखें या आप आज की पॉलिटिकल रियलिटीज में देखें। आज का देखें तो एंशिएंट पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, अगर आप उस वक्त ना इंडिया था ना पाकिस्तान था, फ्रैंकली, ठीक है ना, तो ना हिंदू मत थी, ना इस्लाम था, ना पाकिस्तान था, ना हिंदुस्तान था। तो इस बात का झगड़ा इट्स वेरी सिली। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस वक्त जो बहस हो रही है तो इस खित्ते के रहने वाले लोग जो हैं, खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज के जो डिपेंडेंट भी हैं और उनके यहाँ रहते भी हैं हज़ारों साल से, वही वारिस हैं इस तहजीब के? देखिए जी, या पहले वारिस हैं या असली वारिस हैं? बाकी तो ज़ाहिर तहजीब वो भी ले गए, कुछ और भी चली गई, वो जो वारिस है ना एक्चुअली। और ये जैसे मैं कनाडा में मैं रहता हूँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट का फंक्शन शुरू करने से पहले यू से कि हम लोग उस ज़मीन पे हैं जो पहले इन लोगों की थी, और हम उनको लैंड एक्नॉलेजमेंट, उनके राइट्स, आप हर गवर्नमेंट फंक्शन और नॉन गवर्नमेंट भी जैसे यहाँ पे तिलावत से शुरू करते हैं ना, उस तरह वो लैंड राइट्स के एक्नॉलेजमेंट से। काश कभी हम यहाँ पे बड़े सगीर में, इंडिया और पाकिस्तान में ये काम कर सकें, क्योंकि जो इस इलाके के रहने वाले थे वो ना तो
711-12 में आए थे ना, वो आर्यंस के साथ आए थे, ठीक है ना, वो भी बहुत लोग हैं, इसके साथ भी बहुत लोग आए, आर्मीज के साथ आए, दैट इज फाइन। लेकिन जो ड्रेविडियंस थे, जो पहले लोग थे, जो जिनको हमने आर्यंस ने उनको लोअर कास्ट करके बुरी तरह से अब्यूज किया, वो वहीं से हिंदुइज्म भी तो हिंदुइज्म की जो शुरुआत थी उसमें वो मजहब पे इतना नहीं जोर देते थे, धर्म पे जोर, धर्म पे, जिसमें कास्ट थी, ठीक है ना, कास्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। ये बड़ी अच्छी बात की कि मजहब नहीं है, धर्म है। अच्छा, मुझे सिर्फ आपकी किताब पे, वक्त हमारे पास कम है, इस पे मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात की है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक विरसा है, उस पे बात बड़ी आपने मुख्तलिफ तरीके से की है, फर्क तरह से की है, क्योंकि जो रूहानियत इस इलाके की है, और जो मेरा यकीन है और जो मैं शो भी करता हूँ कि वो उसकी जड़ें आज भी जिंदा हैं, इतनी पुरानी जड़ें हैं, 9000 साल पुरानी, वो आज भी जिंदा है। वो जब 3-4 हज़ार साल पहले जब आर्यंस आते हैं, हिंदुइज्म आती है, तो वो उसके साथ स्ट्रगल करती है। पेट्रियार्कल ट्रेडिशन थी, ब्राह्मण्स वाली जो थी ना, वो पेट्रियार्कल ट्रेडिशन थी, हमारी बहुत मेट्रियार्कल थी। जमीन के साथ रिश्ता, इंडस वैली की जमीन के साथ रिश्ता, गॉडेसेस थी जो ना होने के बराबर हैं ब्राह्मण ट्रेडिशन में, वो सारी एक्वायर्ड हैं, जो पुरानी वाली गॉडेसेस थी हमारी, काली, दुर्गा, ये सब, इसका वैदिक लिटरेचर से इनिशियली कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, तो ये सारी लोकल ट्रेडिशंस हैं। ज़मीन के साथ रिश्ता, प्यार का, दिल के साथ भक्ति किस्म का रिश्ता, गॉडेसेस के साथ रिश्ता, फेमिनिन शक्ल देना सेक्रेड को, ये सारी लोकल ट्रेडिशन है। इसको इंडस वैली की जिसको आर्यंस ने आके दबाने की कोशिश की, बाद में और भी बहुत कौमों ने आके दबाने की कोशिश की, दबा नहीं पाए, वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो इस इलाके की ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी है। बहुत इस इलाके में ये स्पिरिचुअलिटी क्यों है? इसका विरसा था ये, इसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट लोग डिफरेंट है, जमीन डिफरेंट है, आबो हवा डिफरेंट है, जो टिपिकली जो देखिए नोमैड जो आते हैं ना, वो जो ऊपर से आए थे, आर्यंस जो आए थे, जो वैदिक हिंदुइज्म, क्लासिकल हिंदुइज्म, वो सारे नोमैड्स थे, ऊपर से नॉर्थ से आए थे। जो बाकी मज़ाहिब हैं वो रेगिस्तानों से आए थे। रेगिस्तान में जब आप बैठते हैं ना, तो आप ऊपर को देखते हैं, आप यू लुक एट हेवंस। ये जो इलाका है ना, जहाँ पे सब्जा हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे गायें भैंसें हों, चर रही हों, वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हो आप ज़मीन को, वहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी भी अर्थ बेस्ड होती है। तो अर्थ बेस्ड होती है और गॉडेस बेस्ड होती है, एंड गॉडेस बेस्ड, यानी उसका ताल्लुक एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रेरियन के बारिश आएगी। यूरोप में भी यही हुआ था, उसमें पुराने याद है जो विच हंट्स होती थी, फिर विचेस को बर्निंग होती थी। पुराने मज़ाहिब थे जिनका ताल्लुक फेमिनिन के साथ था। फिर जब ये पेट्रियार्कल मज़ाहिब आए, जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, तो उन्होंने उनको ढूंढ के जलाया, हमारा बुरी तरह से। तो ये एक ट्रेडिशन रही है कि जो पुरानी एग्रेरियन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, उनका ताल्लुक ज़मीन से होता है। जो मज़ाहिब सेंट्रल एशिया या रेगिस्तान, उनका ऊपर की तरफ, हेवन की तरफ, तो उनके खुदा ऊपर करके होते हैं। हम लोग के यहाँ पे जो सेक्रेट का कॉन्सेप्ट था, वो ज़मीन में हमारे अपने इर्द गिर्द था। ठीक, इंसानी प्यार के रिश्ते, जमीन में से चीजें उगाना, कटाई करना, ढोल बजाना, भंगड़ा डालना, मट्टी से प्यार करना, अपनी जमीन से प्यार करना। इसलिए हमारी जो कुश्ती है, उसमें भी मट्टी उठा के एक दूसरे को मलते हैं, और उसके ऊपर ही मट्टी के वो जमीन के साथ हम जमीन को नापाक नहीं, मट्टी को नापाक नहीं समझते, हम इंसानी जिस्म को नापाक नहीं समझते थे, और उससे बहुत आगे बात जाती है। लेकिन ये एक फ़र्क तरह की रूहानियत थी, जिसमें हम रूह और जिस्म को अलहदा नहीं करते। हम कहते हैं जिस्म में से रूह निकलती है। बुल्ले शाह कहे ना, आसमानी उड़दियां फड़दा जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया नहीं। तो आपको अगर इर्द गिर्द नहीं नजर आ रहा, तो आसमान में नहीं नजर आएगा। तो बुल्ले शाह देखें, मिट्टी का उनको पता था उनका मिट्टी से क्या रिश्ता है, और हमारा क्या मिट्टी के रिश्ते, वरना यहाँ तो जात पात से ही नहीं लोग निकल पाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अब लोग इंडस वैली की ओनरशिप की बात करते हैं, मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि मेरा इट्स सैड कि हम बाहैसियत एक कौम अपनी हेरिटेज, 9000 साल की हेरिटेज, बजाय उस पर फ़ख्र करें, हम उसको ओन नहीं करते थे। तो अब अच्छा लगता है, ये अच्छा ट्रेंड है।
कि हम उसको ओन कर रहे हैं और फख्र के साथ कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों की मेहनत है, स्कॉलर्स की, और गॉडेस ऑफ द इंडस आपने लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है, आप भी पढ़िएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्लेम करना चाह रहे हैं। वक्त हमारे, बहुत अच्छी बात हो रही थी लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान अहमद साहब हमसे बात करने का। और आपने सुना इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, 9000 साल से कम इस खित्ता ज़मीन पे इंसान रह रहे हैं, और यहाँ से फिर सिविलाइजेशन ईस्टवर्ड फैली और उसके बाद इंडिया और श्रीलंका जो सारा नीचे है वहाँ तक उसके असरात गए। इसी साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।